नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का औपचारिक ऐलान कुछ ही देर पहले हो गया है। दोनों पार्टियों के सीट शेयरिंग भी तय हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम मुल्क के टुकड़े करने का इरादा रखने वाली ताकतों से लड़ेंगे। तो कांग्रेस के नेता वेणुगोपाल ने कहा है कि बीजेपी कश्मीर की आत्मा को खत्म करना चाहती है और हम इसको बचाएंगे। आइए सुनते हैं नेताओं को पहले। Out of 90 seats, National Conference will contest 51 seats, clear 51 seats. INC 32, and we have agreed और नैरो डाउन करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी, जहां पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी, तो हमने उसमें फ्रेंडली कंटेस्ट बट in a very disciplined manner from both sides, and we have narrowed it down to 5 seats. And over and above these 88 seats, we have left 1 seat for CPIM and 1 seat for Panthers party. So in total it comes to 90 seats. हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़ेगा। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। The general idea is to protect the soul of the Kashmir. Because on one side BJP is trying to destroy the soul of Jammu and Kashmir. Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. So that is why Congress and National Conference coming together to make a government in Jammu Kashmir which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. That's why we done discussion in a cordial relations and we entered into a formula which our leaders will be shared. We will fight together, we will win Jammu and Kashmir, we will form the government in Jammu and Kashmir. और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते अपनी सहयोगी नीता शर्मा के पास। नीता, शाम तक नज़ीर कह रहे थे गठबंधन नहीं हो रहा है, लेकिन अब अचानक 7 बजे खबर आई है गठबंधन हो रहा है। 5 सीटें हैं जिन पे फ्रेंडली फाइट की बात मानी गई है। क्या हुआ यहाँ पर? निधि, बैकडोर चैनल पर जो बातचीत है दोनों ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में लगातार चल रही थी। आज दो मिशनरीज हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे श्रीनगर में, तो बातचीत का दौर जो है वो आगे भी चला था। हालांकि फारूक अब्दुल्ला साहब शुरू से ही इंडिकेट कर रहे थे कि ये अलायंस जो है वो वर्कआउट कर जाएगा। यहाँ पे हमें ये भी याद दिलाने की जरूरत है निधि कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 5 सीटें जो ये हैं ये अलायंस लड़ा था। उसमें जो है आउट ऑफ 54 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज 34 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में इस अलायंस को लीड मिला था और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन 34 में से 22.2% वोट मिला था और कांग्रेस को 19.3% वोट मिला था। तो जाहिर सी बात है ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इस बार भी इकट्ठा चुनाव जो हैं वो मिलकर ही लड़ने वाली थी। कुलगाम की जो सीट है वो सीपीआईएम तारिगामी साहब को जो है वो दे दी गई है और बाकी की जैसा कि आप बता रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 51 और कांग्रेस
को 32 सीट्स जो हैं वो दे दी गई हैं। दिलचस्प बात निधि यहाँ पर यह भी है कि पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा है कि वो भी इन दोनों पार्टीज के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं अगर वो उनका एजेंडा को अडॉप्ट कर लेते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ऑलरेडी इंडिकेशन दे चुके हैं कि पोस्ट पोल अलायंस जो है वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ हो सकता है। तीसरी बड़ी जो दिलचस्प बात सामने आ रही है कि जमाते इस्लामी जो है वो इस बार जो है कंटेस्ट कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने उसके ऊपर बैन जो है वो लगाया हुआ है और जो ट्राइब्यूनल है उसने 2 दिन पहले ही उस बैन को रैटिफाई किया था, लेकिन अब जमाते इस्लामी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि वो 5 से 6 सीट्स में साउथ कश्मीर में जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। साउथ कश्मीर किसका गढ़ बताया जाता है? पीडीपी का गढ़ बताया जाता है। नॉर्थ कश्मीर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ बताया जाता है। बताया जा रहा है कि जमाते इस्लामी वहां पर इंजीनियर राशिद की जो पार्टी है वो वहां पर सपोर्ट करेगी। तो जो डायनेमिक्स है कश्मीर घाटी में, जो एक शतरंज की जो बिसात है वो बिछनी अब शुरू हो गई है। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद नीता जानकारी के लिए। और एक और खेमा बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे है बीजेपी का। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आज आते ही पार्टी में हंगामा मच गया। पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम थे। इस लिस्ट के जारी होते ही बीजेपी के जम्मू दफ्तर में कार्यकर्ताओं का विरोध हुआ। इसके बाद ये लिस्ट डिलीट की गई। 2 घंटे बाद एक और लिस्ट आई जिसमें पहले दौर के 15 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। अब इसमें यह भी खास है कि अध्यक्ष इसमें रविंद्र रैना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता का नाम नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि यहाँ इकट्ठा हुए सभी कार्यकर्ताओं का मैं सम्मान करता हूँ। अगर कोई भी नेता कार्यकर्ता समस्या है तो हम उसका हल ढूंढेंगे। हम सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा। एक एक करके सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं मुलाकात कर रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर एक बात हमने पहले भी सुनी है। आपसे परामर्श, विचार विमर्श मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर कार्य किया है और मैं आगे भी आप सब की बात सुनूंगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के एससी मोर्चे के अध्यक्ष जगदीश भगत ने कहा है, मैं 18 साल से दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन आज मेरे साथ अन्याय हुआ। मेरे विधानसभा क्षेत्र से, मेरे जिले से हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता आए हैं और जैसे जैसे उनको पता चला है और ऐसे वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में वो पहुंचे। आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से मुलाकात हुई है और संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी से भी मुलाकात हुई है और हमें यकीन दिया गया, विश्वास दिया गया और शाम तक जो भी संगठन का निर्णय होगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में होगा। उधर अपने बयानों के जरिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाली मशहूर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे हैं और तमाम आरोप, उन्होंने कई बातें ऐसी कहीं। कंगना रनौत के इस बयान के चलते कांग्रेस लगातार उन पर हमलावर है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ एनएसए के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी ने इसको लेकर कंगना रनौत को नसीहत भी दी है। हमारे सहयोगी अखिलेश हमें जानकारी देंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने बयान जारी कर क्या कहा है। बीजेपी ने कहा है नसीहत में कंगना रनौत के बयान से पार्टी असहमत है। कंगना को नीतिगत विषयों पर बोलने की अनुमति नहीं है। कंगना रनौत बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है। भविष्य में ऐसे बयान ना देने के निर्देश दिए गए। हमारा संकल्प सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने का है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही हमारा मंत्र है। देखिए, बीजेपी को शायद ये समझ नहीं थी जब उन्होंने कंगना जी को टिकट दी, पर आगे आगे देखिए उनकी सरदर्दी कैसे बढ़ाती है। उनको आदत है
फालतू बयानबाजी करने की, और इस तरह का इनसेंसिटिव स्टेटमेंट ख़ास करके हमारे देश के किसानों के लिए जो सड़क पे उतरे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको इतनी इनसेंसिटिवली लेना और उसके बारे में इतनी लूजली बात करना, तो ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। पर ये बीजेपी ने बीज बोया है तो वही संभालें अब। बांग्लादेश संकट के बीच आज आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो ये एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। और झारखंड में भी चुनाव जल्द होने वाले हैं। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली में हैं। वे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की होने वाली है। और इससे पहले बीजेपी के लिए राहत की खबर ये आई कि जब आजसू के प्रमुख सुदेश महतो ने अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ेगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू और बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ था। और आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, शाम तक आप कह रहे थे तो शाम 6 बजे जब हमने खबर ली थी तो प्रशांत कह रहे थे चंपई सोरेन जिस तरह से दिल्ली में हैं, अटकलें लग रही हैं कि क्या वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, ऐलान किया था कि वो पार्टी अपनी अलग से बनाएंगे, हो सकता है किसी के साथ जाएं। तो क्या इनका आगे का रास्ता रहेगी, इस पे नज़र बनी रहेगी। बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ख़ास बात यह है कि वो दिल्ली में नहीं हैं। ये तमाम मुलाकातें हो रही हैं और वो छत्तीसगढ़ में ही मौजूद हैं। तो चंपई सोरेन की गृह मंत्री से अगर मुलाकात होती है, क्या इससे ठोस निकल कर आता है, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। और प्रशांत हमारे साथ, मुझे बताया जा रहा है, फ़ोन पे जुड़ गए हैं। प्रशांत, तो शाम तक कुछ खबरें आप कह रहे थे आ सकती हैं, इस समय क्या हुआ? क्या गृह मंत्री अमित शाह से चंपई सोरेन की मुलाकात हो गई है? नहीं निधि, हम अभी भी अमित शाह के घर के पास ही हैं, मौजूद हैं और अभी तक चंपई सोरेन की मुलाकात नहीं हो पाई है गृह मंत्री अमित शाह से। लेकिन हमें सूत्रों से ये जानकारी जरूर मिल रही है कि उनकी मुलाकात हो सकती है। ये अब पुख्ता जानकारी मिल रही है कि उनकी मुलाकात होने वाली है। अब ये मुलाकात कब होगी, इस पर थोड़ा सा अभी असमंजस है, क्योंकि अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। जो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड में बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा, वो भी दिल्ली में हैं और ऐसी संभावना है कि अमित शाह से मुलाकात के पहले चंपई सोरेन संभवतः पहले हिमंता बिश्व शर्मा से मुलाकात करें और फिर हिमंता बिश्व शर्मा उनके साथ अमित शाह के घर पहुंचे। लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं पहुँचते हैं तब तक इसके बारे में अभी केवल हम कह सकते हैं कि संभावना है कि मुलाकात होगी। शाम को मुलाकात जो सुदेश महतो की हुई थी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि चंपई सोरेन की भी मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से होगी। हम लोग इसलिए अभी अमित शाह के घर के पास ही हैं और उम्मीद है कि उनकी मुलाकात आज रात में किसी वक्त होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम जानकारी के लिए। नज़र बनाए रखें इस खबर पर। तो बीजेपी खेमा किस तरह से झारखंड में आगे बढ़ रहा है, इस साल के अंत में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और अब अपनी लड़कियों और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर। बदलापुर महाराष्ट्र में बच्चियों के यौन शोषण के मामले में आज कल्याण कोर्ट में आरोपी अक्षय शिंदे को पेश किया गया।
कोर्ट ने अक्षय शिंदे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। बदलापुर मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आरोपी अक्षय शिंदे को सोमवार को कोर्ट में पेश किया और उनकी पहचान परेड कराने की इजाजत मांगी। इस परेड में पीड़ितों के सामने आरोपी को लेकर उनकी शिनाख्त कराई जाती है। यह पहचान परेड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने होनी है। इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में बदलापुर मामले की जांच रिपोर्ट देनी है, केस की डायरी और दस्तावेज के साथ। इस मामले में राज्य सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट जल्द ही गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन और तत्कालीन पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया है। हमने एक सेपरेट कमेटी जो महिला और बाल कल्याण विभाग है उसके कमिश्नर ननावरे जी इनकी अध्यक्षता में स्थापन की है और इसके बारे में कल हमारी कैबिनेट में जो चर्चा हुई है किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो सब इम्प्लीमेंट करते हैं तो अगर हमने सेल्फ डिफेंस अपने स्कूल में किया है तो प्राइवेट स्कूल के लिए इस स्कीम में हमारी एक डिफ़िकल्टी महाराष्ट्र की ये भी है कि हम स्कूल की पूरी ग्रांट देते हैं, उनका पूरा खर्चा देते हैं, फिर भी उनको गवर्नमेंट का स्टेटस नहीं है, इसलिए बहुत सारी सुविधाओं से उनको वंचित रहना पड़ता है। एक घटना होने के बाद हम लोग कार्रवाई करते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन है क्या? ये जो घटनाएं नहीं हो, इसलिए ओनली सोल्यूशन एज पर माई जजमेंट, बीइंग माई एक्सपीरियंस एज MOS होम, is that panic button are there on the mobiles also, but those mobiles are not with everybody. So panic button जो दिया जाएगा उसमें वो बच्चों को भी दिया जाएगा, बच्चियों को भी दिया जाएगा, जो भी एक्सपेंडिचर है हम लोग बेयर करेंगे। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब तक आरोपी अक्षय शिंदे की 2 पत्नियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। वहीं इस मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की तीसरी पत्नी का बयान भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जल्द ही दर्ज करेगी। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को अक्षय शिंदे के फोन की तलाश है, जिससे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये पता लगा सके कि इस तरीके की हरकत करने वाला व्यक्ति अपने फोन में किस तरीके की चीजें रखता था, किस तरीके के वीडियोस देखता था और उसके संपर्क में कौन कौन था। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े और पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए।